नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बड़ी खबर में आज हम 3 बड़ी खबरों की बात करेंगे और शुरुआत पहली खबर के साथ करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर आज सीबीआई की टीम पहुंची है। कोयला घोटाला मामले में सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को नोटिस देने पहुंची थी। अब इसको लेकर अभिषेक बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई ने उनकी पत्नी के नाम से नोटिस दिया। हमें कानून पर पूरा भरोसा है, हमें इन चालों से डराया धमकाया जा सकता है। वहीं अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को समन पर टीएमसी की तरफ से भी जवाब आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी बेचैन है, इसलिए ये होना ही था। बीजेपी के सभी साथी अलग हो रहे हैं, इसलिए उन्हें सीबीआई और ईडी का ही सहारा है। बयान में टीएमसी ने यह भी कहा कि चुनाव में जनता जवाब देगी, हम डरने वाले नहीं हैं। अभिषेक बनर्जी की पत्नी को दिए गए नोटिस में लिखा गया है कि आज दोपहर 3 बजे पूछताछ में शामिल हों। हालांकि अब सीबीआई की टीम उनके घर से निकल चुकी है, लिहाजा आज पूछताछ नहीं हो पाई। दरअसल कोयला घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को नोटिस देने के लिए सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची थी। अभिषेक बनर्जी की पत्नी को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक उनको निजाम पैलेस में सीबीआई के दफ्तर पर नहीं बल्कि अपने घर पर ही सीबीआई सवाल करना चाहती है। इसके लिए नोटिस में एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है जिस पर संपर्क करने के लिए कहा गया है। उधर इस पूरे मामले पर टीएमसी ने बवाल मचा दिया है और टीएमसी का कहना है कि इसी तरह की उम्मीद उनको थी। कितने हताश हैं, बीजेपी के सभी सहयोगियों ने उनको छोड़ दिया है, इसलिए एकमात्र वफादार सहयोगी सीबीआई और ईडी है। हम इसका मुकाबला करेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। हमें यकीन है कि लोग वोट के जरिए बीजेपी को जवाब देंगे। लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार के घर सीबीआई बिना सबूत के नहीं पहुंची। सीबीआई बिना किसी वजह से कार्रवाई नहीं करती। विजयवर्गीय ने आरोप ये भी लगाया है कि कोयला घोटाला मामले में अधिकारी शामिल हैं और माना यह भी जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के जो पत्नी है उनके अकाउंट से कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए थे। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित मेहरोत्रा टीएमसी का पक्ष रखेंगे, देवेंद्र प्रमुख बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सुमित जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं, इतनी बड़ी कार्रवाई टीएमसी की जो सांसद हैं उनके घर पर की जाती है, चुनाव में झटका लग सकता है। आवाज सुन पा रहे हैं सुमित जी मेरी? हाँ जी मैडम। इतनी बड़ी कार्रवाई सीबीआई की तरफ से की जाती है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उसके मद्देनजर बहुत बड़ा झटका टीएमसी को लग सकता है। काजल जी, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ये खेल आज से नहीं खेल रही है। 2014 से जब भी जहां पे भी चुनाव हुए हैं ये खेल खेलती आ रही है। जहाँ पे ऐसे लगता है कि हमारी सरकार नहीं बनेगी वहां पे अपना सीबीआई ईडी, अभी तो और कितने केसेस ये विपक्ष पार्टियों के ऊपर लगाएंगे। पर हमारी पार्टी किसी चीज से डरने वाली नहीं है क्योंकि कोई घोटाला हुआ नहीं है। लोग तो घोटाले के ऊपर कहते हैं। अभी इनके एक कल ही ड्रग्स मामले में पामेला जी हैं, इनकी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय युवा नेता है, वो पकड़ी गई है। अभी तो देखिए वो किसके और नाम बोलेंगे, उसी से डर से इन्होंने सीबीआई का ड्रामा करा है। बीजेपी पर आरोप लगा के आप सीबीआई पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं मैडम, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ना, दोनों। आप देख लीजिए, चुनाव करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हम चुनाव हार रहे तो अपने डर से कि सबूत भी है ना, सबूत भी है, सीबीआई के पास सबूत है, सबूत लेकर ही पहुंची है ना। काजल जी, अभी कोई आरोपी तय करना हो गया? हाँ, अभी तो ये इन्होंने डराने के लिए करा है। ठीक है देवेंद्र जी, इतना डर जो कि टीएमसी को डराने के लिए आपने सीबीआई वहां तक भेज दी है? काजल जी, बड़ा हास्यप्रद जवाब लगता है। और जो हमारे मित्र बता रहे हैं कि डरावना काम, अरे कोई बच्चे हैं, आप अनपढ़ हैं,
आपकी दीदी पूरे देश में हंगामा मचाए फिर रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, जय श्री राम का विरोध करती है, वो सीबीआई से डर जाएगी क्या? अरे सीबीआई का जो काम है, देश की सबसे टॉप एजेंसियों में से एक है, विश्वसनीय एजेंसी है, और वो अपनी जांच कर रही है, उसमें क्या तो बीजेपी का मतलब है, और क्या ही चुनाव प्रभावित करना मकसद हो सकता है, चुनाव प्रभावित करना बीजेपी का मकसद हो सकता है। ये कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कहने से कुछ नहीं है। ये क्या क्या कर रहे हैं, ये प्रभावित के लिए करते हैं क्या? ये जय श्री राम का नारा लगाएंगे, जेल में डाल देंगे। वहां की मुख्यमंत्री दीदी उतरती है गाड़ी में से और कहती है कि तुम्हारे जो है मैं बुद्धि ठीक करा दूंगी। तो ये क्या स्टंट होते हैं इनके लोग, या इनके कार्यकर्ता जिस तरीके से वहां नंगा नाच खेलते नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि एक मिनट, वो तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को खुद पर भरोसा नहीं है, इसलिए ईडी और सीबीआई का सहारा सिर्फ बचा है बीजेपी के पास। काजल जी, आपको लगता है कि बीजेपी जैसी पार्टी जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और भारतवर्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, अरे नहीं, हम करिए ना राजनीति में, हम कब मना करने, राजनीति में क्या नहीं, ये लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें कहाँ जरूरत है टेंशन लेने की या हमें इस तरीके की यूज करने की? ये तो इन लोगों की बात है। एक ये बैठे हैं कि छोटा सा हिस्सा पश्चिम बंगाल का, उसमें हमें इतना सीबीआई या ये जिस तरीके की जांच एजेंसियों को दोषी ठहरा रहे हैं। ये तो देखिए, देश का नियम है, राष्ट्र का नियम है, लोकतंत्र के हिसाब से। ठीक है सुमित जी, किस आधार पर आप, ठीक है सुमित जी, किस आधार पर टीएमसी कह रही कि चुनाव जीतने के लिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए बीजेपी की तरफ से ये किया जा रहा है और डराने के लिए? काजल जी, ये कोई पार्टी का आज का गेम नहीं है, और वहां पे टीएमसी एक मजबूत पार्टी है जो ग्रास रूट पे लेकर के जाकर के उसने अपना काम करा है 5 साल, और माननीय ममता दीदी ने जनता के आगे अपने कामों को गिनाया है, कामों को रखा है। आज 6.5 साल हो गए हैं, माननीय मोदी जी ने कौन से ऐसे काम कर रहे हैं वो बता दीजिए जरा। मैं देवेंद्र भाई, हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, वो बता दें 6.5 साल में कौन से ऐसे काम करे हैं मोदी जी ने। आप कहीं पे भी जाते हैं, बंगाल में जाते हैं, आप किसानों की बात करते हैं, किसान तो पूरी दुनिया में बैठा हुआ है। जो हरियाणा बॉर्डर पे बेचारे किसान भाई हमारे मर रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है, पर बंगाल के किसानों की चिंता करने पहुंच जाते हैं। इनसे ये भी पूछिए, वहां पे केवल किसान दिखाई पड़ रहा है, हिंदुस्तान में और कहीं किसान नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभी रिसेंटली आप देखिए किसानों ने कितना बढ़िया जवाब दिया है, पंजाब के अंदर और भी कई जगह जहां किसान भाई हमारे हैं, आने वाले डराने की कोशिश टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि डराने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी डर गई क्या? टीएमसी के नेता डर गए क्या इस बात से? नहीं, टीएमसी के कोई नेता नहीं डरे हैं, निष्पक्ष हैं, बिल्कुल साफ सुथरे हैं। जो डरा है वो भारतीय जनता पार्टी डर के काम कर रही है। आप देखिए वहां पे हिंदू मुसलमान राइट कराना, आपस में भाई भाई को लड़वाना, ये केवल एक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। कोई 6.5 साल में कोई विकास की बात नहीं करी। आज पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही, उसके ऊपर कोई बात नहीं है। हिंदू मुसलमान भाई भाई में आपस में लड़वाना, और केवल बंगाल ही नहीं, 5 राज्यों के चुनाव है। हाँ। इन्हें ये भी मालूम होगा 5 राज्यों के चुनाव है, वहां पे और कोई बात नहीं होती, केवल इन्हें बंगाल देख रहा है। तो बंगाल इनके हाथ में आने वाला नहीं है। माननीय ममता दीदी तीसरी बार सीएम बनने जा रही हैं। ठीक है देवेंद्र जी, साम दाम दंड भेद कोई भी हथकंडा आप अपना ले, बंगाल आपके हाथ नहीं आने वाला है। दीदी वहां पर बैठी है पैर जमा कर। देखिए काजल जी, हमारे मित्र ने इंगित किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के काम पूछने चाहते हैं। अगर मैं बताऊं तो आपकी 30 मिनट में क्या गिनवा सकता हूँ। अगर ये कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं तो इतिहास रचा है हम लोगों ने, और इतिहास रचने का मामला ये है, हमें इनके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आज पूरी दुनिया कह रही है कि वैश्विक महामारी के दौरान जिस तरीके से भारत ने स्वयं को संभालते पूरी दुनिया को संभाला है, ये ताज का जो जय श्री राम का नारा लगाने वाले हिंदू मुस्लिम हमें सिखा रहे हैं। ये लोग शर्म आनी चाहिए, ये चैनल पर बैठकर कैसी कैसी बात करते हैं। नहीं बचती तब ये इस तरीके के नारे लगाते हैं। लोग जाकर मंदिरों में क्या हाल करते हैं, दुर्गा पूजा पर क्या हाल करते हैं, जानते हैं आप लोग किस तरीके का इनका चरित्र है। ये हमसे देवेंद्र जी एक चीज आपको याद दिलवा दूं, देवेंद्र जी एक चीज आपको याद दिलवा दूं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पेट्रोल के दाम कम करने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा नहीं हो पा रहा है। हमारी सरकार ने वहां पे कम करा है, बीजेपी शासित राज्यों में नहीं हो पा रहा है ऐसा। कम से कम पश्चिम बंगाल की जनता को इतनी राहत तो मिल रही है ना, उसी के आधार पर वोट मिलेंगे। ये वही मुख्यमंत्री है जो भारत सरकार द्वारा चलाए हुए प्रधानमंत्री योजनाओं के जो काम है, चाहे वो आपने देखा कौन कौन सी योजना है,
स्वास्थ्य स्वास्थ्य विभाग से जो संबंधित है 5 लाख का बीमा जो है स्वास्थ्य बीमा, जो किसान के लिए भी है, जवान के लिए भी है, आम आदमी के लिए भी है, जो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकता है 5 लाख रुपए फ्री तक का, वो आज तक इन्होंने लागू नहीं होने दिया। किसान सम्मान निधि वहां लागू नहीं होने दी। ये किस तरीके का लाभ पहुंचाएंगे? ठीक है, उनको कुछ बोलने दीजिए। सुमित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको पक्ष रखने दीजिए। उससे काम चलने वाला नहीं है। देवेंद्र भाई जो आप चीजें गिना रहे हैं वो तो वहां पे ऑलरेडी चल रही हैं। कन्याश्री, लोगों को साइकिलें देना बच्चियों को, और जो आप चीजें गिना रहे हैं वो तो ऑलरेडी वहां पे हमारी माननीय सरकार काम कर रही है। 5 लाख का कार्ड हो, वॉल्यूम थोड़ा तेज कराइए आप उधर से। 6 साल में आप किसानों की आय दुगनी कर रहे थे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे, वो कहाँ हैं? हर साल 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं देवेंद्र भाई? आज माननीय मोदी जी झूठ का पुलिंदा बनाते चले जा रहे हैं। देश के आगे और कोई मैप नहीं है इनके पास काम करने का। महंगाई इसलिए बढ़ती चली जा रही है। केवल आप हिंदू मुसलमान करके ऐसे चुनाव नहीं जीत पाएंगे। विकास की बात करिए कि हमारा ये काम करेंगे हम। हिंदू मुसलमान की बात हम नहीं करते, आप जैसे लोग करते हैं। फुर्सत है हिंदू मुसलमान की बात करने की? अरे हिंदू की बात करते हैं सनातन धर्म। सुमित जी, बीजेपी ने एक दावा किया, है कि अगर बीजेपी की सरकार वहां पर आती है, सुमित जी बीजेपी ने बड़ा दावा किया, अगर बीजेपी की सरकार वहां पर आती है तो ये खून खराबा बंद हो जाएगा, जो कि इस समय दीदी के राज में चल रहा है। अरे मैडम, जितना कत्ले वहां बच रहा है इतना तो पाकिस्तान में भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का है। पश्चिम बंगाल के हालात पूरे देश को पता है इस समय कैसे हैं। देखा आपने? देश में टॉप राज्य में से एक है क्राइम के मामले में आज की तारीख में। अरे ब्राह्मण वहां का नागरिक क्या चाहता, वहां का नागरिक क्या चाहिए? सबसे पहले आम नागरिक को, भारत के नागरिक को सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं इस तरीके से चाहिए। एक एक करके बोलिए, एक एक करके आवाज नहीं आ पाएगी दोनों की। एक एक करके बोलिए, एक एक करके। काजल जी, जब इन लोगों ने अभी थोड़े समय पहले एक सुशांत केस मामला हुआ था ड्रग्स का, कितना चैनलों पे चला था। आज इनकी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय युवा नेता पकड़ी गई है ड्रग्स के मामले में, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं हो रही, कोई चैनल नहीं दिखा रहा है। छोड़ो तुम युवा नेता की बात करो। आपने शायद देखा नहीं है, हमने दिखाया है। आपने शायद देखा नहीं है, हमने दिखाया है। कैलाश विजयवर्गीय भी उसमें शामिल है। आप बताइए ना, वो तो खुल के नाम ले रही हैं आप लोगों का, आरोपियों का तो खुल के नाम ले रही हैं। देवेंद्र जी और कोई सहारा नहीं है बीजेपी के पास। देवेंद्र जी, आप सीबीआई के जरिए, ईडी के जरिए पश्चिम बंगाल को जीत लेंगे क्या? भरोसा है? देखिए काजल जी, मैं स्पष्ट कर चुका हूं, आपको फिर बता रहा हूं, हमारे पास ना तो टाइम ना फुर्सत इस तरीके की बचकाना हरकत या बयान देने की। हम बिल्कुल अपने टारगेट पे चल रहे हैं। हमने बंगाल की कानून व्यवस्था से लेकर बंगाल के विकास तक की बात करी है, बंगाल के जंगल राज को खत्म करने की बात करी है। हमें इस चीज से कोई, ना तो ईडी से मतलब है हमारा, ना सीबीआई से हमारा कोई मतलब है। ईडी अपना काम करती है, सीबीआई अपना काम करती है। देश के साथ साथ विश्व की टॉप एजेंसियों में से नड्डा ने एक अभियान चलाया था, एक मुट्ठी चावल का। वहां पर किसानों के घर से चावल इकट्ठा किए गए थे, एक एक मुट्ठी। वहां के किसानों को खुश करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो किसान यहाँ दिल्ली बॉर्डर पर बैठे उनका क्या? यहाँ जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं उनकी स्थिति तुम्हें भी पता है। हाँ। जो लाल किले के पंथ पर झंडा चढ़ा रहे हैं वो किसान है क्या? जो बैठे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो किसान है ना। जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो किसान है ना। जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो किसान है ना। और जो सरकार के साथ जाकर मीटिंग कर रहे हैं वो तो किसान है ना, जिनके साथ सरकार मीटिंग कर रही है वो तो है ना किसान। वहां किसान उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन 26 जनवरी को लाल किले और लोकतंत्र के साथ खेल खेला था। वहीं बीएम सिंह से लेकर जितनी किसान एजेंसियां थी सारा साथ छोड़कर चली गई। सिर्फ वहां कांग्रेस के साथ मिलकर सपा बसपा जैसी पार्टियों के कार्यकर्ता बैठे हैं। मैं स्पष्ट कर चुका हूं आपको, किसान डिबेट में जब जीत रहा आप बैठा लेना, मैं प्रमाण के साथ। सुमित जी, दीदी की सत्ता पर खतरा, सीबीआई की वजह से दीदी की सत्ता पर खतरा मंडरा सकता है। सत्ता वापसी का सपना संजोए बैठी थी ममता दीदी। खेल खेलने हमारी कर्मों से जाएगा उसकी सत्ता। जो दीदी ने खेल खेला बंगाल में भुगतना पड़ेगा दीदी को। जिस तरीके से नंगे नाच दीदी ने बंगाल की जनता के साथ खेला है उसका जवाब देना पड़ेगा, और बंगाल की जनता मानती है। खेल रहे हैं, इनको भी दिखाया जाएगा। और एक हमारी पार्टी ने अब एक नारा हमारा दिया है, खेला होबे। अब जिस तरीके से ये लोग खेल खेलते हैं उस तरीके से खेला होबे, इसको इनको भी बता दीजिए।
देवेंद्र जोशी आपके जी नारे धरे रह जाएंगे। खेल ममता दीदी आपके कम नारों खेलती की है क्या? वजह से आप में हलचल मची है। सुमित जी तो ममता आप दीदी काम खेल क्या कम करती खेल है? लेती हैं क्या? ममता दीदी खेल कम खेल लेती हैं क्या? जब नमाज पढ़ने का टाइम आता है तो वहां पर सिर पर दुपट्टा बांध के चली जाती है, पूजा करने का टाइम आता है तो अलग तरीके से चली जाती है। खेल तो वहां पर भी खेले जाते हैं ना, बीजेपी की तरफ से ही बार बार कहा जाता है। वो हिंदू मुस्लिम नहीं होता, वो दीदी का हिंदू कोई धर्म मुस्लिम नहीं है। हिंदू मुस्लिम का कार्ड तो वो हिंदू दीदी मुस्लिम का कार्ड तो मुस्लिम है या टीएमसी हिंदू की है? तरफ से भी खेला जाता है ना। अरे हम की चोट पर कहते हैं हम हिंदू हैं। अरे 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 वो है यार। भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नेता कहता करो के साथ जय श्री राम, आज और हिंदू की रक्षा करते मुसलमान की भी। तुम्हारी तरह नहीं कहते मंदिर में जाकर कलावा बनना है और मस्जिद में जाकर जालीदार टोपी बनकर आपको नमाज पढ़नी है। इसलिए आपको बंगाल की जनता तो उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। मैं चैलेंज कर देता हूँ आपको, आज ध्यान रखिए मेरी बात। अरे देवेंद्र भाई, सब तरफ के हालात तो देखिए। आपके उत्तर प्रदेश में दलितों को मारा जा रहा है, दलित बहन बेटियों को मारा जा रहा है, उस पर भी तो बात कुछ करनी होता है तुम्हारे बैठ के चैनल पर उल्टी सीधी बात करने से? कोई तथ्य है तुम्हारे पास क्या? दिख रहा है कोई तो बंगाल। तथ्य है? उत्तर प्रदेश का आज भी कौन है? पूरे देश में कोई ऐसा शासन, कोई ऐसी सत्ता और कोई कैसी कानून व्यवस्था नहीं है। एक एक करके देवेंद्र जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। देवेंद्र जी, अगला सवाल मेरा आपसे, एक एक करके बोलिए ना, ऐसा आवाज नहीं जाएगी किसी को, दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो। प्रधानमंत्री का कल को दौरा है, पश्चिम बंगाल में पहुंचेंगे, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले और 1 महीने में तीसरा दौरा प्रधानमंत्री का, इतनी हड़बड़ाहट। देखिए काजल जी, प्रधानमंत्री इस देश के ऐसे एक नेता है जिन्होंने पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कोई चुनाव हो, कोई भी देश का कोना हो, कोई प्रदेश हो, सब में जाकर सीधा जनता को टच करने का काम किया है। सीधी बात की है और सीधा उस पर संज्ञान लिया है। वो हर जगह जाएंगे और बंगाल की स्थिति को इतनी खराब कर दी दीदी ने कि बंगाल के लोगों का था विश्वास टूटता जा रहा है प्रतिदिन लोकतंत्र से। उस लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, उस लोकतंत्र पे विश्वास करने के लिए, भारत की एक अखंडता को बनाए रखने के लिए ठीक है सुमित जी, समय पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव है वो ममता वर्सेस मोदी हो गया है। जी, इनके पीएम ही जो हमारे माननीय मोदी जी हैं, वो ही हर तरफ सीएम बनेंगे। आने वाले समय में विधायक भी वही बनेंगे। आने वाले समय में सारी चीजें, पंचायत चुनाव तक में उन्हें यूज करा जाएगा। पर इनके पास सीएम कैंडिडेट नहीं है आज तक। इनसे पूछिए जरा, माननीय मोदी जी बनेंगे क्या सीएम, या अमित शाह जी बनेंगे? इनको पहले सीएम कैंडिडेट तो चेहरा देना चाहिए। दीदी के आगे कौन है बताएं ये लोग। सीएम के चेहरे का क्या हुआ देवेंद्र जी? पीएम के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा या फिर कोई चेहरा है बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में? देखिए एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं, हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ी किसी सीएम के चेहरे की, और हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड है, उठाकर देख लीजिए। हम हर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, संगठन के बल पर लड़ते हैं, और संगठन के बल पर नहीं, प्रधानमंत्री के बल पर लड़ते हैं। संगठन के बल पर नहीं, प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है बीजेपी का। प्रधानमंत्री जी हमारे मुखिया है और उनका चेहरा तो हमारा चेहरा रहेगा ही। इसमें कोई हमें किसी से परमिशन की जरूरत थोड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी तो विश्व का चेहरा है। मैं काफी क्लियर कर देना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा भारत का नहीं, पूरे विश्व का चेहरा है। और पूरा ठीक है सुमित जी, प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हम ऐसा पहले कई राज्यों में देख चुके हैं। हम उत्तर प्रदेश में भी देख चुके हैं, वहां पर भी ऐसा हुआ था। योगी आदित्यनाथ को बाद में सीएम बनाया गया था, प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही वहां पर चुनाव लड़ा गया था। पश्चिम बंगाल में भी वैसा ही देखने को मिल रहा है। इसलिए लड़ाई जो है सीधी मोदी वर्सेस ममता वाली है। कितने तैयार हैं इस लड़ाई के लिए? नहीं पूजा जी, जो आप बात कह रही हैं, आपकी बात सही है कि इन लोगों ने हमेशा प्रधानमंत्री के नाम पे ही चुनाव लड़ा है, क्योंकि इनके पास कोई कैंडिडेट होता नहीं है। फिर बाद में झगड़े होते हैं इनके यहाँ। जैसे माननीय सीएम योगी जी ने 7 दिन वेटिंग रही थी इनके यहाँ, कि लखनऊ से दिल्ली जाकर के उन्होंने टेबल ठोक के कहा था कि आज भी जनता को ध्यान है 7 दिन बाद सीएम का चेहरा मिला था। ऐसा क्यों? चेहरा किसी और का। जब बाद में जो क्वेश्चन करा उसका जवाब दें। ये क्या जरूरत है? जो मैं कह रहा हूँ कि हमें 7 दिन में मिला या 8 दिन में मिला, हमारा जो चेहरा है वो टॉप चेहरे साथ। मैं लड़ाई की बात कर रही हूँ सुमित जी, मैं लड़ाई की बात कर रही हूँ। मोदी वर्सेस ममता, कितने तैयार हैं? नहीं दीदी क्या, क्योंकि आप तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी सीबीआई और ईडी का सहारा ले रही है। हो सकता है उस सहारे का भी कोई ना कोई असर दिख जाए, हो सकता है उसका भी कोई ना कोई प्रभाव पड़े।
फायदा हो जाए? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो टीएमसी की तरफ से क्यों कहा जा रहा है कि डराने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है? अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो निश्चिंत रहिए, जीत आपकी है। तो पूजा जी ये तो खेल खेलते हैं ना कि ये तो हर चुनावों के अंदर किसी को डराने का, कि जब किसी को डराना हो, अरे तुम लोग डर जाओ, सीबीआई ईडीआई छोड़ दी उसके ऊपर। तो ये खेल इन लोगों का पुराना है, वहां पे बंगाल के अंदर नहीं चलेगा, और राज्यों में चल गया, पर यहाँ बंगाल के अंदर नहीं चलेगा। जनता ने तय कर लिया है कि सीएम चेहरा तो माननीय ममता दीदी का ही रहेगा और उन्हीं को सीएम बनाएंगे तीसरी बार। आप मानिए या मत मानिए, हड़बड़ाहट तो टीएमसी के अंदर है थोड़ी बहुत। नहीं पूजा जी, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। चुनाव वो लोग भी लड़ रहे हैं, हम लोग भी लड़ रहे हैं, पर ये लोग ज्यादा शोबाजी कर रहे हैं, कितनी रैलियां कर रहे हैं। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जो तीसरी बार आने का वो पड़ा, ये शायद एक शर्मनाक बात है कि एक पीएम को 3-3, 4-4, 5-5 रैलियां करनी पड़ रही हैं। अगर उन्होंने विकास करा होता तो इतनी रैलियां करने की जरूरत नहीं पड़ती। देवेंद्र जी, अगर विकास किया होता तो इतनी रैलियां करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रधानमंत्री को एक महीने में 3-3 बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जेपी नड्डा को वहां पर एक मुट्ठी चावल अभियान चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले तो मैं अपने मित्र के लिए संज्ञान में डालना चाहूंगा कि विकास की अगर असली जिम्मेदारी है तो इन लोगों की है। वहां पिछले 10 वर्षों से बैठे हैं वहां सरकार में, क्या ये वहां चने भून रहे थे, भाड़ भूनने के लिए बैठे थे? विकास इनको करना था। हमारा काम जो है वो हमने इनका जो बजट बनता था, जो योजना सारे देश में लागू की है, वो इनको भी दी है। और अभी वे चिल्ला रहे हैं ईडी को और ये कहते हैं कि सीबीआई का यूज कर रहे हैं। आज मेरी बात नोट कर लीजिए, चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद जब मैं आपके चैनल पर आऊंगा तो ये कहेंगे कि ईवीएम में दिक्कत थी, इस वजह से हम चुनाव हारे हैं। ये भी आप नोट कर लेना, क्योंकि इनकी हार निश्चित है। इनका कर्म हर जनता के सामने आ चुका है और बंगाल की जनता अभी बना चुकी है, क्लियर कर चुकी है कि वह पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देना चाहती है। ये निश्चित आपके वहां रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं और चैनल के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं। और चुनाव आने दीजिए, मैंने तो आपको अग्रिम बात बता दी है। सुमित जी मानिए या फिर मत मानिए, लेकिन टीएमसी की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट है सीबीआई की कार्रवाई की वजह से, क्योंकि चुनाव प्रभावित होगा और टीएमसी पर इसका असर दिखेगा। नहीं, कोई असर नहीं दिखेगा। जनता वोट देती है और जनता ने तय कर लिया है कि माननीय ममता दीदी को तीसरी बार सीएम बनाना है। अब ये लोग कितना भी कर लें, सीबीआई, ईडी और अपनी जितनी फोर्सेज हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल, सब लगा दें वहां पे, सब लगा दें, उसके बावजूद भी माननीय ममता दीदी तीसरी बार सीएम बनेंगी, क्योंकि उन्होंने विकास करा है। देवेंद्र जी, किन मुद्दों को लेकर पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा साफ है, स्पष्ट है। हमारा मुद्दा सबसे पहला है प्रदेश की कानून व्यवस्था, क्योंकि आज जो बंगाल की स्थिति है वो इतनी खराब है। काजल जी, उत्तर प्रदेश की कौन सी सही है? उत्तर प्रदेश की कौन सी सही है? एक चीज अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लीजिए, चैनल्स के माध्यम से बता रहा हूं आपको। उत्तर प्रदेश की आबादी के अनुसार क्राइम का रेट देश में टॉप के राज्य में से एक है। आप कोई भी जांच करा दीजिए। लेकिन कम नहीं हुआ है, योगी के राज्य में कम नहीं हुआ है। अगर आप उदाहरण देते हैं दूसरे राज्यों में जाकर, तो योगी के राज्य में वो कम नहीं हुआ है। देश का प्रदेश है और दुनिया का 16वें नंबर का आबादी के मामले में, और क्राइम दिल्ली से तुलना करिए, जिसकी आबादी 2 करोड़ है मात्र, उससे कम। मुद्दे पर आइए, पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर आइए। और क्या मुद्दे हैं? पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर आ जाइए, और क्या मुद्दे हैं इसके अलावा? मैं सारे मुद्दे बता रहा हूँ। मैंने बताया कि आपका सबसे बड़ा मुद्दा है वहां का क्राइम है, और वहां विकास में पिछड़ना पश्चिम बंगाल, जात पात और धर्म की राजनीति को वहां आगे कर निर्दोष लोगों को जाति और धर्मों में, हिंदू और मुस्लिम में बांटने का काम के साथ हमें शिक्षा और विकास, किसान, सबका विकास एक साथ लेकर चलना है। इसी मौके पर वहां सबका साथ सबका विकास बंगाल में होगा, इस नारे के साथ हम बंगाल को भर्ती करेंगे। सबका साथ सबका विकास लेकर बीजेपी चल रही है। सुमित जी, सबका साथ सबका विकास लेकर टीएमसी क्या लेकर आ रही है? अपने पुराने मुद्दे वही दोहराएगी या फिर कुछ नया है?
हाँ, मुझे पूजा जी, इनके पास और कोई मुद्दे हैं नहीं ना, विकास की कहीं कोई बात करी नहीं है आज तक। 6.5 सालों में हिंदुस्तान में माननीय मोदी जी ये बता दे कि जहां जहां जाते हैं हम ऐसा विकास करेंगे, हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हमारा लक्ष्य 2022 का है, हमारा लक्ष्य इतने का है, बस ये लक्ष्य गिनाते रहते हैं और उसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। आज तक बताइए 6.5 साल में कौन सी ऐसी फैक्ट्री है हिंदुस्तान में आके लग गई हो, जरा ये भी बता दें, कौन से उद्योग हैं जो लग गए हो। ये इनको भी ज्ञान होगा ना कि कौन कौन से लग गए। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की इतनी दुर्दशा हो रही है। पश्चिम बंगाल पर आइए, पश्चिम बंगाल पर आइए, उत्तर प्रदेश को छोड़िए आप, उत्तर प्रदेश का मुद्दा ही नहीं है, पश्चिम बंगाल पर वापस आ जाइए। क्या पूछना चाहते हैं, इनकी आवाज नहीं मिलती। सत्ता वापसी के लिए, सत्ता वापसी के लिए कोई ना कोई जादू की छड़ी तो चलानी नहीं, पड़ेगी ना। सत्ता वापसी अगर चाहिए तो उत्तर प्रदेश को छोड़िए, आप पश्चिम बंगाल की बात करिए, क्योंकि झटका टीएमसी पश्चिम को लगा। बंगाल गया इनसे पूजा जी, पश्चिम बंगाल गया, इनकी टेंशन ठीक है, इन्हें अपने वहां से जो सामान को बांट के कोई ना कोई प्रदेश और देखना पड़ेगा। दीदी ने भरने का देखे वामपंथियों का साथ लेके कहीं सफलता मिल उनको सुन लीजिए एक बार सुमित जी को सुन लीजिए, टीएमसी का पक्ष रखें, सुन लीजिए एक बार उनको, बोलिए। देवेंद्र भाई थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर मैं आपकी बात भी सुनूंगा। ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम लोग अगर डिबेट कर रहे हैं तो हम लोग को जनता भी सुने, ये अच्छा रहता है। ठीक है, बोलिए बोलिए। करने का मैं तो तैयार हूँ, आप बोलेंगे मुद्दे के साथ तभी तो सुनूंगा। सीपीएम सरकार थी, तो सीपीएम सरकार को जिस तरीके से माननीय दीदी ने हटाने का काम करा है और उसके बाद जो गड्ढे भरने का काम करा था, उसकी तारीफ माननीय मोदी जी ने स्वयं जाकर के पश्चिम बंगाल के अंदर करी है 2014 के बाद। तो ये भी चीज ये ना भूलें, विकास की बात, और विकास तो वहां पे 10 सालों से चल ही रहा है। तभी जनता ने तीसरी बात मन बनाया है, हमें दीदी को ही बनाना है। ये लड़ाई दंगे नहीं चाहिए उन्हें। आज जो भारतीय जनता पार्टी वहां के अंदर वहां पे खेल खेल रही है, भाई भाई को लड़वाना, हिंदू मुस्लिम करना, ये जो अराजकता का खेल खेल रही है भारतीय पार्टी। वहां मुख्यमंत्री हैं, आपकी वहां सरकार है और आप दो छमे दे रहे हैं। अरे देवेंद्र भाई, कौन सी मुद्दे की बात है? एक बार सुन लीजिए ना उनको, एक बार सुन लीजिए, बात खत्म होने दीजिए, एक बार सुन लीजिए उनको। आपने जो गुजरात में खेल खेला है आपने, वो यहाँ पे बिहार बंगाल में नहीं चलेगा। बिहार में चल गया होगा पर ये बंगाल में नहीं चलेगा। बंगाल की राजनीति बहुत अलग है देवेंद्र भाई, कुछ तो समझिए आप। बंगाल में दीदी ही बनेगी। आपके पास सीएम चेहरा नहीं, पहले सीएम चेहरा तो बताइए। मुकुल रॉय आरोपी नहीं, वो तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ेंगे, साफ कर चुके हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ेंगे और पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया, ये आप किस आधार पर कह रही है? तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा ना। पूजा जी वहां की जनता तो पहले पूछेगी काजल है मेरा नाम, कैसे बनाएंगे? मुकुल रॉय को बनाएंगे या आपको दिलीप घोष जी, जो अभी हिंदुओं की मान्य इसको आपके देवी देवताओं को गाली देते हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने गाली दी है देवी जी को। तो ऐसा तो चलेगा नहीं ना कि एक हिंदू होकर के आप देवी देवताओं का अपमान करें। ये भी नहीं सहेगी वहां की जनता, इन्हें सबक सिखाएगी इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को। देवेंद्र जी, आस्था को लाना जरूरी होता है क्या सारे चुनाव में, चाहे वो केंद्र का हो या फिर राज्य का हो? काजल जी, एक चीज स्पष्ट कर दूं मैं आपको, हिंदू मुस्लिम करना तो ये पुराना कल्चर, ये तो देखा ही जा रहा है। आस्था की बात लाना, हर बात पे जय श्री राम के नारे लगा देना, जय बजरंग बली। ये जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं ना, यही लोग तो करते हैं। ये पंथ का झंडा फहराना, हरे कलर का झंडा फहराना, और वहां जिस तरीके से इन्होंने खेल खेले हैं, और ये जो सर पर जालीदार जो दीदी का आपने जिक्र करा ना, एक दिन जब उसे मंदिर में जाना होता है तो पंथ के हिसाब से रखती हैं, जिस दिन मस्जिद में जाना होता है तो उसके हिसाब से रखती हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कभी इस काम को नहीं करती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लेकिन उससे पहले सीबीआई की इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है और उस कार्रवाई से टीएमसी कहीं ना कहीं डरी हुई नजर आ रही है, और टीएमसी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है। अगली खबर का रुख करेंगे महाराष्ट्र में। एक बार फिर से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बीएमसी ने पहले ही 1305 इमारतों को सील कर दिया है। वहीं अमरावती शहर और अचलपुर शहर में 7 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। इन इलाकों में बड़ी संख्या में कोरोना मरीज सामने आए हैं। संरक्षक मंत्री यशोमती ठाकुर ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये बात कही है। इस दौरान जिले में केवल जरूरी सेवाओं के संचालन की अनुमति रहेगी। कोरोना के बढ़ते बीएमसी काफी सख्त है। बांद्रा पश्चिम में बीएमसी ने 145 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। दरअसल एक कैफे में रेड डाली गई थी। यहां पर 200 लोग पार्टी कर रहे थे। ये सारे लोग फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। बीएमसी ने कैफे पर भी 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। और वहीं 20 फरवरी को मुंबई में 16,154 लोगों का जुर्माना काटा गया है। इन लोगों ने मास्क नहीं पहना था। इन सभी लोगों से बीएमसी ने 32 लाख रुपए बतौर जुर्माना वसूला है। प्रदेश में फिर से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि बीएमसी पूरी सख्ती दिखा रही है।
और उसी के साथ बड़ी खबरें फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ENB न्यूज। नमस्कार।